हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पंचायती राज हमारा रहेगा जो कि ग्राम सचिव के पेपर के लिए अगर एचएसएससी के मन में आया कि सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न डालें तो यहाँ से आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे। ऑलरेडी हमारी हरियाणा जीके की जो प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, उसमें 5वीं क्लास है हरियाणा पंचायती राज दिवस। उसमें फ्रेंड्स वो सब पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं जो 2015 में संशोधन हुआ, क्वालिफिकेशन जोड़ी गई, जो भी कुछ था, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, ब्लॉक समिति क्या होती है उसमें कंप्लीट है। मैं दोबारा डिस्कस करूं तो उसमें समय बहुत खराब होगा। आप हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जाके 5वें नंबर पे क्लास है, जो थंबनेल है वो दिखाई देता है हरियाणा पंचायती राज, उसको आप ज़रूर देखें या कहीं से पढ़ लें। ग्राम सचिव के पेपर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उनके उस क्लास के कुछ पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं और उसके बाद हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। एक तो हरियाणा का पंचायती राज जो दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और हरियाणा में ये लागू कब हुआ था? 1994 में। भारत का पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं फ्रेंड्स 24 अप्रैल को और ये यहाँ पर लागू कब हुआ था? 1993 में। पूरे भारत की बात करें तो 24 अप्रैल 1993, हरियाणा की बात करें तो 22 अप्रैल 1994। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो पंचायती राज है फ्रेंड्स, ये समझने वाली चीज़ें हैं। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार ने इसको बना तो दिया है लेकिन इसको राज्य सूची में स्टेट लिस्ट के अंदर डाला है और हर एक स्टेट अपने ढंग से इसको मॉडिफाई कर सकता है। यानी पंचायती राज राज्यों का विषय है, स्टेट जैसा चाहे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और आपने देखा कि मॉडिफिकेशन हो रहे हैं राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में। राजस्थान सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन लागू करने वाला है, यानी शैक्षिक योग्यता, फिर उसमें हरियाणा ने लागू की। तो राज्य सूची का विषय है, ये आप याद रखना। भारत में 24 अप्रैल। लेकिन अगर हम पंचायती राज की एक शुरुआत की बात करें कि इसकी एक बैकग्राउंड कहाँ तैयार हुआ, तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्रोग्राम फेल हुए। 1952 में जो शुरू किए थे वो फेल हुए। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है कि पहली पंचायत कब बनती है? राजस्थान में बनती है 2 अक्टूबर 1959 को। ये आप जानते हैं, राजस्थान के नागौर में। दूसरी पंचायत कहाँ बनती है? आंध्र प्रदेश। यहाँ कब? 11 अक्टूबर 1959। यानी 1959 में भारत में पंचायती राज आ जाता है, लेकिन 1994 से पहले उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वो पिछली क्लास में है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ 73वां संशोधन हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट हमने पिछली क्लास के डिस्कस किए फ्रेंड्स और ये पॉइंट हमारा बिल्कुल नया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लेकिन असफल रहा और हरियाणा पंचायती राज हो, कोई भी पंचायती राज हो, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है और स्टेट चाहे तो कोई भी उसमें बदलाव कर सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो पंचायतें बनाई ही क्यों है, इसके पीछे क्या मंशा है? तो आप यहाँ पर सिर्फ एक ही मंशा है, अगर पेपर में आता है पंचायतों का लक्ष्य क्या है, इसमें आप बोलेंगे शक्तियों का विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एक तो होता है केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, ये उसके विपरीत है विकेंद्रीय, यानी इस सेंटर से शक्तियों को नीचे तक पहुंचाना। और सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो सारी पावर एक जगह पे इकट्ठी करना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी आम आदमी तक सत्ता पहुंचे। इसका मतलब क्या है? अब आप देखें, अगर हम बात करें, सबसे पहले है केंद्र सरकार,
उसके बाद है राज्य सरकार और उसके बाद क्या है, स्थानीय सरकार, इसको आप बोलेंगे। तो स्थानीय सरकार, अब इनमें से हमारे सबसे नज़दीक कौन है? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे सबसे नज़दीक तो स्थानीय सरकार है, पंचायत है, पंचायत के मेंबर हैं, फिर शहर है तो जिला परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है। तो वो स्थानीय सरकार यानी आम आदमी तक पहुंच, यानी शक्ति कहाँ तक चली गई, और यहाँ तक यानी केंद्र सरकार में अलग पावर है, राज्य में अलग है, और इनको भी संविधान में पावर दी गई है। तो शक्तियाँ बट गई ना, 3 जगह पे बटी, ऊपर नीचे फिर नीचे, और ये हमारे सबसे नज़दीक की सबसे क्लोज जो है गवर्नमेंट है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण पंचायत का लक्ष्य है, एक बात तो याद रखना आप। अब देखें फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट, अब इन पंचायतों का प्रावधान सरकार ने कैसे किया। अब देखें, अब यहाँ पर ये पंचायत राज्य सूची में डाला गया, तो पंचायत का विषय राज्य सूची में है, और पंचायत के पास सब्जेक्ट कितने हैं, 29 है, यानी 29 सब्जेक्ट के ऊपर पंचायतें काम करती हैं। अब राज्य सूची में डालने से क्या फर्क पड़ा, तो आप यहां पर देखें, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, अगर हम इनकी बात कर लें पहले, तो राजस्थान में सबसे पहले क्या हुआ, शैक्षिक योग्यता, जिसकी हमने बात भी की। फिर दूसरे नंबर पे हरियाणा। बिहार ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 50% रिजर्वेशन फॉर फीमेल, बिहार ने 50, और अब तो बिहार में 100% की बात की जा रही है कि बिहार में पंचायत की जो सीटें हैं उनको 100% रिजर्व कर दिया जाए। हरियाणा में कितने प्रतिशत है, 50% है। और अगर हम बात करेंगे जब पंचायतें बनाई गई थी तब ये महिलाओं का, यानी जो हमारा फीमेल रिजर्वेशन है वो कितना है, वो 1/3 तो रहेगा ही, ये आप याद रखना, 1/3 तो हर एक जगह पर है, ये एक संविधान में व्यवस्था है। महिलाओं के लिए 33% तो आरक्षण रहेगा ही। उसके आगे जो शेड्यूल कास्ट है, यानी पंचायतों में फीमेल का रिजर्वेशन कितना है, 1/3 है। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जनसंख्या के अनुसार है। तो आपको 2 चीजें पता लगी, महिलाओं का निश्चित है 1/3, जिसमें शेड्यूल कास्ट की महिलाएं भी शामिल है। शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वो जनसंख्या के अनुसार है, कहाँ पर कितनी संख्या है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। रही बात ओबीसी, जैसे हरियाणा में बीसी ए और बी होता है, सेंट्रल लेवल पे ओबीसी होता है। तो इनके लिए रिजर्वेशन कितना है, इनके लिए रिजर्वेशन राज्य की इच्छा पर निर्भर है, यानी राज्य सरकारें चाहें तो बैकवर्ड क्लासेस को पंचायतों में आरक्षण दे सकती है। जैसा कि हम बात करें हरियाणा में 8% रिजर्वेशन पंचायतों के अंदर दिया गया जो पहले नहीं था। हरियाणा में 50% ऑलरेडी है महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट का जनसंख्या के हिसाब से है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए लेटेस्ट अभी कितना किया गया, 8% किया गया। तो हमने जो बात की थी पंचायत में रिजर्वेशन, आपको समझ आया होगा, फीमेल 1/3, आगे स्टेट की मर्जी है वो कितना करे, जैसे हरियाणा में 50% किया, बिहार में 100 की बात की जा रही है। शेड्यूल कास्ट वो रहेगा ही जनसंख्या के अनुसार, बैकवर्ड के लिए राज्य की इच्छा है कि वो कितने प्रतिशत उनको देती है। तो आपको कुछ समझ आया कि पंचायत में आरक्षण कैसे लागू है। योग्यताएं हम पहले कर चुके हैं, अगर हम यहाँ योग्यता की भी बात करें तो ये पंचायत का हमारा ऐसा सब्जेक्ट हुआ रिजर्वेशन का। अगर हम बात करें योग्यता, तो फ्रेंड्स योग्यता है 10वीं,
8वीं और 5वीं। कुछ स्टेटों में, सब जगह नहीं है। केंद्र सरकार का जो बिल था, प्रोविजन था, जो अमेंडमेंट था, उसमें एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं है, ये स्टेट की मर्जी है। अब यहाँ पर है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है 10वीं। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट हो और कोई भी फीमेल हो, यानी यहाँ पर जनरल जो मेल है खासतौर से उसी के लिए है केवल 10वीं। कोई भी महिला हो, किसी भी कास्ट से हो, 8वीं। और शेड्यूल कास्ट का जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए है 8वीं, यानी फीमेल कोई भी हो और शेड्यूल कास्ट के लिए 8वीं है। और ये है पंच बनने के लिए, जो हम मेंबर बोलते हैं उसको, ये 5वीं है। तो ये योग्यता बनाई गई है। और चीज़ें हरियाणा में जो है वो हमारी पिछली क्लास में है कि उसके बिजली के बिल पेंडिंग ना हो, वो किसी बैंक का देनदार ना हो, डिफाल्टर घोषित ना हो, घर में जो टॉयलेट है वो वर्किंग पोजीशन में हो। तो ये योग्यता है पंचायत के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर करें, हमारे पंचायतों का चुनाव फिर होता कैसे है। अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो यहाँ पर चुनाव कौन करवाएगा? राज्य चुनाव आयोग, या उसको आप बोल दें निर्वाचन आयोग। अब प्रश्न है कि क्या राज्य चुनाव आयोग केंद्र के चुनाव आयोग का पार्ट है? तो आप याद रखना, ये केंद्र का भाग नहीं है। केंद्रीय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से राज्यों के चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है, यानी एक अलग निकाय है। याद रखना, आप कभी समझे कि जैसे विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो चुनाव आयोग करवाता है स्टेटों के अंदर भी, तो वो भी वही करवाता होगा या उसी की एक ब्रांच होगी। ये कोई ब्रांच नहीं है, ये एक अलग संस्था है पूरी तरह से। तो राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र का भाग नहीं है, ये पॉइंट आप याद रखना यहाँ पर। और चुनाव की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये 5 वर्ष के लिए ही होता है। दूसरा, यानी ये तो है कार्यकाल, बीच में भंग हो सकती है और वो 6 महीने में दोबारा करवाना होता है। अगर एक पंचायत भंग हो जाए तो और वो तब तक चलेगी जब तक के सब, यानी अगर 2 साल में पंचायत टूट जाती है, एक गांव में पंचायत बनी और 2 साल के कार्यकाल के बाद वो खत्म हो गई, टूट गई, तो जो अगला चुनाव है वो 6 महीने के अंदर हो एक तो, और दूसरा वो उतने ही साल चलेगी जितना के टाइम बचता है, यानी अगले 3 साल के लिए वो चलेगी। तो 5 वर्ष है कार्यकाल और 21 वर्ष उम्र है, यानी ये आयु है चुनाव लड़ने के लिए। केंद्र का भाग नहीं है और ये हमारे पॉइंट, और 6 महीने वो जो हमने बात की वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन लागू रहेंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर करें, हरियाणा में जो अभी चुनाव होंगे वो 6th इलेक्शन होगा हमारा पंचायतों का, जिसको हम बोलते हैं PRI, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये हमारा यहाँ पर 6ठा चुनाव होगा अभी। अब देखिए फ्रेंड्स, पंचायत कहाँ होती है, यानी पंचायतें कहाँ होती हैं, क्या पूरे देश में पंचायत है या क्या प्रोविज़न पंचायत के लिए बनाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पंचायतें कहाँ होंगी, एक तो ये राज्यपाल शेड्यूल जारी करता है। राज्यपाल जिस गांव को गांव घोषित करता है, ये समझने की बात है, यानी गांव बनने के लिए, स्टेट बनने के लिए, देश बनने के लिए भी कुछ योग्यताएं होती हैं, सरकार की कुछ योग्यताएं होती हैं, राज्य बनने के लिए योग्यताएं होती हैं। तो एक तो वो गांव यानी राज्यपाल से अधिसूचित हो, उसका शेड्यूल या उसका एक नोटिफिकेशन हो कि ये गांव है। जैसे हमने एक ज़िला बनाया दादरी, तो बकायदा राज्यपाल के नोटिफिकेशन में है कि दादरी को ज़िला बनाया जाता है। तो यानी एक तो वो गांव हो, दूसरा उस राज्य की जो जनसंख्या है, यानी पंचायतें कहाँ हो, राज्य की जनसंख्या 20 लाख हो। अगर राज्य की जनसंख्या 20 लाख है, ये समझने वाला पॉइंट है,
तो वहां पर जो पंचायत है वो 3 स्तरीय होगी। और 3 स्तर क्या क्या हैं शायद वो आप जानते हैं। वो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है और ग्राम पंचायत है। ये हम कर चुके हैं पहले ही। तो जहां जनसंख्या 20 लाख है तो 3 स्तरीय पंचायत हो। लेकिन अगर जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो वहां पर क्या होगा फिर 2 स्तरीय। यानी वहां पर केवल क्या होगा, एक तो होगा ग्राम स्तर और एक होगा जिला स्तर। यानी ब्लॉक समिति वहां पर नहीं, यानी ग्राम पंचायत जिला परिषद। ब्लॉक समिति का वहां पर ब्लॉक वाइज जो गवर्नमेंट है लोकल वो हम नहीं बनाएंगे, ये पॉइंट है यहाँ पर। तो 20 लाख जनसंख्या हो कम से कम, अगर न हो तो फिर क्या हो 2 स्तरीय। अब कई जगह पर फ्रेंड्स एक एरिया ऐसा भी होता है जो ना पूरी तरह से गांव है ना पूरी तरह से शहर है, तो उसको क्या बोलते देते हैं हम, ये शायद हमने पिछली क्लास में किया है, उसको बोल देते हैं नगर पंचायत। जैसे हमारे अंबाला का नारायणगढ़ है, ये याद रखना, ये क्या है, ये नगर पंचायत है फ्रेंड्स हरियाणा का, जो पूरी तरह से ना तो गांव है और ना ये यहाँ पर पूरी तरह से शहर के रूप में डेवलप हुआ है। अब ये पॉइंट हुए हमारे 20 लाख से कम क्या और 20 लाख से ज़्यादा है तो क्या और कौन सा लेवल। और ये बलवंत राय मेहता समिति थी जो 1957 में, आप याद रखना जोड़ना पॉइंटों को, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हुआ तो बलवंत राय मेहता समिति बैठी 1957 में, उसने 3 स्तरीय की बात की। फिर अशोक मेहता समिति बैठी, फिर उसने बात की। फिर पी.के. थुंगन सिंघवी, बहुत कमेटियां हैं। एचएसएससी के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, पंचायती राज की हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तो है हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 40, फिर आर्टिकल नंबर 243 और संविधान का भाग 9, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 अगर आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 40 किस में आता है, यानी हमारे संविधान के जो आर्टिकल हैं 36 से 51, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 में है, तो 40 इनके बीच में ही आता है। यहां पर एक प्रोविजन किया गया था कि ऐसा कुछ हो, यानी स्थानीय सरकार हो जिसको पंचायत ही नाम दिया गया। तो एक तो आर्टिकल 40 यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में सरकार को सुझाया गया था कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, यानी सिर्फ एक वहां पर प्रावधान था कि ऐसा कुछ हो कि लोकल गवर्नमेंट हो, लोगों के पास शक्ति हो और बहुत नज़दीक से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो। फिर आर्टिकल 43 में अब हमारे पंचायत का वर्णन है, यानी अब क्या है, हमारे पंचायतों का वर्णन, क्वालिफिकेशन, पंचायत कैसी हो, रूप कैसा हो और क्या क्या हो पंचायत के लिए, तो वो जिक्र कहाँ पर है, आर्टिकल 243 में है। और संविधान के कौन से भाग में आर्टिकल 243 है, वो संविधान के भाग 9 के अंदर है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पंचायतों के पास फंड जारी होता है, पंचायतें जो विकास के काम करती हैं उनके लिए भी कोई बजट तो जारी करते होंगे। एक है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का जिक्र 243 झ, यानी 243 के बहुत से पार्ट है तो उसमें झ आता है, इंग्लिश में आई कर सकते हैं आप इसको। तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन कहाँ पर है, 243 आई में है। ये वित्त आयोग का गठन करेगा कौन, वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल। कितने दिन के लिए करेगा फ्रेंड्स इसको, 5 वर्ष के लिए, यानी हर 5 वर्ष में राज्यपाल उस स्टेट के अंदर एक वित्त आयोग का गठन करेगा और 5 वर्ष के लिए वो वित्त आयोग काम करेगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ वित्त आयोग की बात करें, केंद्रीय वित्त आयोग की बात करें, तो वो आर्टिकल 280 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 के अंदर है, अनुच्छेद 280, और राज्यों का जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल 243 आगे है। इसका काम क्या है इस वित्त आयोग का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय वित्त आयोग क्या करता है, संसाधनों का बंटवारा करता है कि राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, कौन टैक्स वसूलेगा और किसको देगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो आर्टिकल 280 में देश का फाइनेंस कमीशन करता है। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग काम करता है, वो पूरे के पूरे से पंचायतें भी शामिल है, पंचायतों के लिए फंड जारी करना है। फिर पंचायतों की ही बात करें तो लेखा परीक्षण, यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं, जैसे एक ऑडिट होता है, कितना आया था, कहाँ पर गया, एक चेकिंग, एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंस्पेक्शन आप इसको मान सकते हैं। लेखा परीक्षण किसके द्वारा तय किया जाता है, तो हमारे राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो ऐसा कुछ तय करते हैं, ऐसा कुछ बंद करते हैं, कोई मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे पंचायतों का ऑडिट हो सके और वो पता लग सके कि जो धन था वो कहाँ पर लगा, कैसे दिया गया। जैसे अब तो ऑनलाइन जो है वित्त का प्रवाह किया जाता है, पंचायतों के खाते में आते हैं, ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं करप्शन को रोकने के लिए। तो लेखा परीक्षण, पंचायतों का ऑडिट आप इसको मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पंचायती राज के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आप जुड़े रहिए और हम ग्राम सचिव के बाद ही अगली क्लास बनाएंगे, यानी मंडे को। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।